So, good morning, everybody. So, here we go now with one of the most important subjects of your syllabus, named as financial management. ये सब्जेक्ट भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जितना ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जितना ही इंटरेस्टिंग है। वो आपके ऊपर है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आता है। दैट इज़ डेफिनेटली योर कॉल। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रियल लाइफ में बड़ा ही ज़बरदस्त यूज़ है। चाहे आप इस सब्जेक्ट को आगे चल के प्रैक्टिस करें, चाहे आप इस सब्जेक्ट को आगे चल के प्रैक्टिस ना करें, दैट हार्डली मैटर्स। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट की समझ आपको है तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में अपना पर्सनल फाइनेंस करने के लिए एटलीस्ट ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। इंस्टीट्यूट ने ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट सिलेबस में रखे हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें मेजॉरिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के करियर बनते हैं, है ना। अगर आप पूछें कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली वो ऑडिटिंग की ही प्रैक्टिस करते हैं, यानी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं, ऑडिटर बनते हैं, ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो ऑडिटिंग जो है सबसे बड़ी एक करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप प्रैक्टिस में काम करते हैं तो जॉब में भी जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑडिटिंग फर्म्स के अंदर जॉब करते हैं। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे जो एक कॉमन प्रैक्टिस एरिया है वो टैक्सेशन आता है। बट आजकल टैक्सेशन प्रैक्टिस करना लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी की प्रैक्टिस ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं, जो टैक्स प्रैक्टिशनर कहलाते हैं एक्चुअली, जिन्होंने एलएलबी के एग्जाम क्लियर किए और वो टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए वो एरिया बड़ा मिक्स सा है, तो लोग उसमें करियर बनाना पसंद नहीं करते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा चलती है वो है फाइनेंस। लगभग सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम तो ज़रूर करते ही हैं। यानी उनके क्लाइंट उनके पास आएगा और बोलेगा आप ऑडिटिंग तो कर ही रहे हो, हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, या आप हमको टैक्स कंसल्टेंसी तो देते ही हो, हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमको बैंक से लोन चाहिए। पर जब हम बैंक जाते हैं तो बैंक बोलता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दो और प्रॉपरली कम्युनिकेट करो कि एग्जैक्टली क्या करोगे। तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बीच में लाइजनिंग का काम करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोजेक्शन तैयार करता है, बैंक को कन्विंस करता है कि ये भले लोग हैं, इनको लोन दे दो, और बहुत अच्छी कमाई होती है उसमें। वही एक एरिया होता है जहां फीस परसेंटेज में कमाई जाती है, कि अगर मैंने 100 करोड़ रुपए का लोन करवा दिया तो 1% मेरा। पर उतना बड़ा लोन करवाने की ताकत होनी चाहिए ना आप में। हाँ, बट काफी अच्छा इनकम उसमें होती है, क्योंकि आप एक वैल्यू एडिशन क्लाइंट को दे रहे होते हो, ना कि वो बुझे हुए मन से लॉ का कंप्लायंस करने आता है कि अरे ऑडिट करवाना है ऐसे की तैसी, चलो। वैसे नहीं होता है, बल्कि उसको पैसा मिल रहा होता है तो वो काफी खुश होता है उस बात को लेकर के। ऐसे जॉब प्रोफाइल में भी फाइनेंस के काम बड़े अच्छे हैं। मतलब जहां आपको ऑडिटिंग टैक्सेशन की प्रोफाइल में स्टेबिलिटी मिलती है, वहां फाइनेंस की जॉब प्रोफाइल में बहुत तेजी से तरक्की मिलती है। तो इस एंगल से देखें तो इट्स ए वेरी यूजफुल सब्जेक्ट, जिसकी फाउंडेशन, जिसकी नींव भरने की कोशिश हम सीए इंटरमीडिएट में करेंगे। बट आगे तो देर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। फिर सीए फाइनल में भी सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद भी आप पढ़ते रहो और हमेशा अपडेट होते रहो। आई एम स्टिल स्टडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आज भी पढ़ लेता हूँ और कुछ नया सीखता रहता हूँ। इतना वास्ट, इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये अपने आप में। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक लिस्ट। हाँ सर, एग्जाम कैसे होती है ज़रा वो बता दो हमको। तो वैसे तो ये सब्जेक्ट बेचारा पूरा 100 मार्क्स का पेपर डिजर्व करता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ने इसको सिर्फ 60 मार्क्स ही दिए।
वाकई है, बिल्कुल ओ टाइप से ही है ये फीलिंग। जब ये सिलेबस जो आप अभी पढ़ रहे हैं ना, जब ये सिलेबस प्रपोज था, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज प्रपोज्ड एज ए 100 मार्क्स पेपर इन ग्रुप 1। उसका ड्राफ्ट सिलेबस भी आ गया था बकायदा। फिर पता नहीं क्या हुआ, क्या लॉबिंग हुई, आई डोंट नो, समझ नहीं आया मुझे। इसको घटा करके 60 मार्क्स कर दिया और सेकंड ग्रुप में शिफ्ट कर दिया, जबकि ये सब्जेक्ट में बहुत डेप्थ है और आगे इसकी बहुत अच्छी यूटिलिटी भी है। एनीवेज, अब वो मार्क्स भले 60 अलॉट किए हों, लेकिन आपको पढ़ना पूरे 100 मार्क्स के जितना ही सिलेबस है। अब ये जो 60 मार्क्स का पेपर है ना, इसमें एग्जाम में पहला एक क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, जिसमें 5-5 नंबर के 4 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो कहेंगे अच्छा एमसीक्यू आता है इसमें 0। एफएम के पेपर में एमसीक्यू कितना आता है? 0, पूछता ही नहीं। अब 60 मार्क्स पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है। पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 5 मार्क्स के 4 छोटे क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 4 छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये कंपलसरी होता है। अब बचे कितने? 40 मार्क्स। तो अब 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन वो आपको देते हैं और बोलते हैं इनमें से कोई एक छोड़ देना। ये जो 10 नंबर के 5 क्वेश्चन देते हैं ना, इनमें से 4 प्योर न्यूमेरिकल होते हैं और एक प्योर थ्योरी होता है। अगर इस प्योर थ्योरी क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया तो एफएम 100% न्यूमेरिकल पेपर है। एक चॉइस है ना छोड़ने की, तो आप थ्योरी वाला अगर आपने छोड़ दिया तो पूरा 60 मार्क्स आप क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं? न्यूमेरिकल। हाँ, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है और आपने बोला सर मेरे पास कोई चॉइस बची नहीं है, ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, तो फिर थ्योरी का एक क्वेश्चन आपको तब करना पड़ जाएगा। तो मैक्सिमम थ्योरी इज 10 मार्क्स एफएम में और मिनिमम थ्योरी इज 0 मार्क्स। जो थ्योरी आती है वो भी रटने वाली थ्योरी नहीं होती है। इस 10 मार्क्स की थ्योरी में भी 4 to 6 मार्क्स की थ्योरी तो उन चैप्टर्स में से आ जाती है जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं। तो अगर आप, जैसे एक मेथड है पे बैक पीरियड मेथड, उसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके ऊपर, उसकी स्टेप्स के ऊपर वो आपसे थ्योरी पूछ लेंगे, तो उसको रटना नहीं पड़ेगा, वो तो आपको वैसे ही समझ में आ चुकी है। तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, फिर ऐसे के ऐसे उसको लिख सकते हैं। फिर जो बची 4 नंबर या 6 नंबर की थ्योरी होगी वो थ्योरी चैप्टर में से आएगी, पढ़ेंगे उसको भी हम। उसमें भी बहुत रटने जैसी बातें नहीं होती है, समझने की बातें ज्यादा होती। ये पेपर के बारे में हुआ। टाइम यूजुअली कम नहीं पड़ता है। स्कोर आप बहुत अच्छा कर सकते हो इसमें, बहुत अच्छा, मतलब अभी तक हाईएस्ट जो मार्क्स आए वो 58-59 आए हैं एफएम में। मेरे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। अभी एक जगह खाली पड़ी है 60 आउट ऑफ 60, तो शायद आप लोग फिलअप कर दें उस जगह को। पर अनफॉर्चुनेटली एफएम के साथ और एक बुरी बात हुई, जब एग्जाम में रिजल्ट आता है ना तो एफएम के मार्क्स अलग से नहीं आते। सर फिर आपको कैसे पता? यूं ही बत्ती दे रहे हो, घुमा घुमा के हैं, चतरे बन रहे हो बहुत। नहीं, जिन बच्चों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं उनकी हम कॉपी बुलवा लेते हैं फिर, और उनकी कॉपी में देखते हैं, तो फिर कॉपी आती है तो फिर एक एक क्वेश्चन वाइज पता चलता है ना कि इसमें कितने नंबर आए। तब ऐसे 58-59 तक हाईएस्ट आए हैं। आप 60 मार्क्स के बारे में भी प्लान कर सकते हैं, ला सकते हैं। पर सर ये मेरे तो कभी नहीं आते हैं ऐसे फुल, तो आप फालतू बात करो मत, आप तो पढ़ाओ अपने। फुल तो नहीं आते हैं मार्क्स, लेकिन ऐसा रहता है कि 40 तो आ ही जाएंगे गारंटेड। आप और मैं चाहें तो एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, आप और मैं एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं
जिसमें कि आप ये कस्में खाएं कि जो मैं बोलूंगा वो आप करेंगे। तो फेल्योर ऑफ एग्रीमेंट आपके साइड से ही आने वाला है। तो फिर मैं आपको रिटर्न एश्योरेंस दे सकता हूं कि आपको मिनिमम 40 मार्क्स आएंगे इस पेपर में, मिनिमम। मतलब 100 मार्क्स का ये पेपर एफएम के भरोसे पे पास तो आप इंडिविजुअली हो ही जाओगे, इतना अच्छा सब्जेक्ट है। बट हाँ, जैसा मैं बोलूंगा वैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी आप। सर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा आप कितने आएंगे? पता नहीं भाई, फिर चेक कर लो ना। कॉपी नहीं लाए आप लोग? चलो तो मैं बोल दूंगा उस दिन ले आना कॉपी फिर, ठीक है? ओके, चलो कुछ चैप्टर्स के नाम लिख लें हम लोग। लिखिए। आप लिखिए नेम ऑफ सम ऑफ द चैप्टर्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी। सर नई कॉपी बना ले क्या बच्चे पूछ रहे हैं? बनानी चाहिए यार, इतनी इज्जत तो ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है कि इसके लिए एक अलग मोटी वाली कॉपी बनाना। पतली कॉपी तो फिर 2-3 लग जाएगी, इसलिए मोटी कॉपी बनाना। सर एफएम भी रंगीन बनाना है? नहीं नहीं, एफएम बनाओ ना, अच्छी बात है। जो नोट्स डिक्टेशन में आपको दूंगा वो तो आप कलरफुल बना ही सकते हो। चलो लिखो आप चैप्टर्स के नाम। सबसे पहले आप लिखें इंट्रोडक्शन। वो तो छोड़ो, इंट्रोडक्शन क्या लिखना। अरे अरे वहां तो सब लिखा है, पर अपनी कॉपी में लिखा हुआ चाहिए ना। तो पहले चैप्टर का नाम लिख लो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इंटरेस्टिंगली ये सिलेबस में नहीं है, पर सब कुछ इसी के भरोसे चलने वाला है, इसलिए हम इसको रिवाइज करेंगे। इंस्टीट्यूट ने तो माना कि उन्होंने आपको सीए फाउंडेशन में ये पढ़ा दिया, पर मुझे पता है कि आपने जो पढ़ा था वो तो सब झाड़ू पोंछा मार के, डिटॉल से भी पोंछा लगाओ तो ना 1-2 कीटाणु बच जाते हैं, पर आप रिजल्ट आने के बाद जो पोंछा मारते हो कुछ भी नहीं बचता है उसके बाद, सब साफ। इसलिए मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी पढ़ाना पड़ेगा, पर मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा इसको भी, क्योंकि इसमें भी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि मैं पूरा टाइम वैल्यू पढ़ा दूं, फिर आगे जब जरूरत पड़ती है तब तक बच्चे फिर भूल जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, फिर जहां जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां वहां इसको रिकॉल करेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम लिखिए कैपिटल बजटिंग। ये सबसे लेंदी और थोड़ा टफ चैप्टर है। कैपिटल बजटिंग, लेंदी, टफ। तीसरे चैप्टर का नाम लिखिए, ये छोटा है, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। ये एक्चुअली कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये कैपिटल बजटिंग चैप्टर का ही एक एक्सटेंशन है, ऐसा कह सकते हैं हम।
फिर ये नेक्स्ट आप लिखिए लीज फाइनेंस। इंस्टीट्यूट इस चैप्टर को सिलेबस में से हटा चुका है, सिर्फ थ्योरी के एंगल से हम इसको पढ़ेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली अभी बीच में एक अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, जबकि वो हटा चुके हैं सिलेबस से। लीज फाइनेंस का, तो इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें इसका। उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ें, ये छोटा चैप्टर है लेकिन इसमें ना एनालिसिस बड़ा इन डेप्थ होता है। लेवरेज, वो बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था ना, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज नहीं पढ़ा? नहीं, सिलेबस में था, मुझे पता है, कोई बात नहीं, 12th पे भी पहुंचा लग गया है। हाँ हाँ, अरे नहीं था, था ही नहीं, 12th ही नहीं था आपके तो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अरे 12th ही नहीं था, मैं तो कह रहा हूं। लिखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिलेबस रिड्यूस कर दिया 12th। अच्छा, वो तुम घर बैठे एग्जाम दे के पास हुए तो वो लोग हो क्या? अरे यार, ये ब्लर हो रहा है, इसमें इमेज ब्लर है। वहां वहां से कैमरे से करो, यहां से नहीं होता। अब कभी बार बार ब्लर हो जाता है, इसका ऑटो फोकस खत्म कर दो ना यार, एक जगह सेट कर दो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये अगेन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चलता है ये चैप्टर। इसमें लॉजिक कम काम आते हैं, फॉर्मूला ज्यादा। इसको थोड़ा सा डाउन भी करना कैमरे को। हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा सा और डाउन कर दो। इसमें पॉज का बटन भी नहीं है और ये रिकॉर्डिंग सारी जाने वाली है यूट्यूब। नहीं 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 नहीं, नीचे, हाँ बस, ठीक है, थैंक यू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ये चैप्टर में ऐसे मजे मजेदार नाम आएंगे, मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच टाइप से। नेक्स्ट लिखो, कुछ नहीं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये एक इजी चैप्टर है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको कॉस्ट शीट का बेसिक पढ़ा दिया क्या? बहुत भला हो निखिल सर का, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर में हम कॉस्ट शीट के कंसेप्ट यूज करेंगे। डेटर्स मैनेजमेंट, ये वर्किंग कैपिटल का ही एक एसोसिएट चैप्टर है। इनफैक्ट अगर आप मुझे बोले इन चैप्टर्स के ब्लॉक बना दो, तो मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी से लीज फाइनेंस तक एक ब्लॉक बोलूंगा। ये पूरा ग्रुप ऑफ चैप्टर है, टाइम वैल्यू, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस और लीज, ये एक ग्रुप ऑफ चैप्टर है, इसको ऐसा एक ब्रैकेट लगा लो। फिर लेवरेजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ये दूसरा ब्लॉक है, ये दूसरा ग्रुप है, इसके ऊपर भी एक ब्रैकेट लगा लो। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल डेटर्स, और तीसरा लिखो कैश मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल डेटर्स और कैश मैनेजमेंट, ये एक तीसरा ग्रुप ऑफ चैप्टर्स है। फिर रेशियो एनालिसिस तो वही है बेटा जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, ये था, बहुत बढ़िया था।
फाउंडेशन में भी था, बल्कि जब फाउंडेशन में हट गया, बट ट्वेल्थ में था। कितने बच्चे ट्वेल्थ पास हैं? अच्छा, कोई पीसीएम वाले आए? जस्ट वांटेड टू चेक। पीसीएम वाले एक दो इधर भी हैं। पीसीएम वाले जो हैं वो, उनके लिए रेशियो एनालिसिस फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे बेटा। नेक्स्ट आप लिखिए, पहले पहले लिखिए डिविडेंड पॉलिसी। पहले नाम लिखिए डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। हाँ, इसका तो प्रोजेक्ट भी बनाया था, बिल्कुल सही याद आया आपको। वो जो छाप दिया था एज इट इज, वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट लेके छापा, वो छापने में भी गलत हो गया एक बार तो कुछ लोगों का। फिर क्या करा आप उसको गलती को? अच्छा, फिर वाइटनर लगाया। अच्छा अच्छा। पीसीएम एस्पिरेंट्स कितने डेयरिंग होते हैं ना। ना ना, क्या डेयरिंग है यार। पीसीएम से कॉमर्स में शिफ्ट हो तो कॉमर्स तो इजी पड़ता है, पड़ता है ना। हाँ, मैं भी पीसीएम से आया था, 11 12 पीसीएम। तो फिर बाद में मुझे तो लोग बोले थे तुमको अकाउंट्स में दिक्कत आएगी, बट मुझे तो एज सच कोई प्रॉब्लम आई नहीं। हाँ, नेक्स्ट लिखो आप। डिविडेंड लिख लिया। अगला लिखो एडवांस्ड कंसेप्ट। एडवांस्ड कंसेप्ट नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है स्टडी मटेरियल। और क्या है कि ये एक फार्मूला है बस, महज, पर अच्छा खासा फार्मूला है, इसलिए मैंने एक छोटा सा 1 पेज का चैप्टर बना दिया इसके लिए, 2 4 क्वेश्चन का। इसकी भी कहानी है, ये सिलेबस में सी इंस्टीट्यूट की एक खासियत है। बाकी लोग क्या करते हैं, पहले सिलेबस बताते हैं, उसके हिसाब से एग्जाम लेते हैं। अपने यहाँ पे पहले एग्जाम में आता है तो पता चलता है अच्छा ये भी सिलेबस में है। ये ऐसा ही एडवांस कंसेप्ट ऐसा ही था, बहुत साल पहले पूछ लिया था उन्होंने। तब एफएम 40 मार्क्स का आता था और कॉस 60 का, एक साथ एक ही पेपर में एफएम कॉस दोनों थे। और वो 40 मार्क्स के एफएम के पेपर में उन्होंने 29 मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस पूछ डाला था। उस अटेम्प्ट में सारे बच्चे पास हो गए थे इस पेपर में। हाँ, सच में हो गए थे, आई डोंट नो कैसे हुए, हो गए थे। जनरल प्रमोशन हुआ होगा इंटरनली, पता नहीं। तो एडवांस कंसेप्ट कोई चैप्टर नहीं है, स्टडी मटेरियल में ढूंढना मत इसको। हाँ सर, स्टडी मटेरियल का क्या करना है? ओहो, बताया था मैंने आपको। 1 मीटर लाल कपड़ा लेना है, स्टडी मटेरियल को उसके अंदर रखना है एफएम के, उसको चारों तरफ से कवर करना है, घर में पूजा के स्थान पर रखो, रोज अगरबत्ती लगाओ, ऐसे करो उसको। जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, आई एम सेइंग कि जब मैं फुल कवरेज दे ही रहा हूं तो 2 सोर्सेस से क्यों पढ़ना कि यहां से भी पढ़े और वहां से भी पढ़े। नहीं सर, मेरे पास बहुत फुर्सत है, काटे नहीं कटती है। जो भी ऐसा बंदा हो मेरे पास आना, मैं आपको और बेटर रिसोर्सेज बताऊंगा। फिर उसमें से पहले आना, प्रूव करना फुर्सत है, काटे नहीं कट रही, फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या रिसोर्सेज। वैसे मैं आपको बता ही दूं कि मैंने क्या करा कि पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन इकट्ठे करे एफएम के। इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर तो अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट आता है, तो मैंने उसको चैप्टर बाय चैप्टर रीअरेंज कर दिया, कोई 30 35 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, और उसको मैंने नाम दिया है सीपीएम, करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल नाम दिया है उसको। तो उसमें अगर आप उसके क्वेश्चन, वो ऐप के ऊपर, FM/TM ऐप के ऊपर अवेलेबल है वो सीपीएम, वही मत ढूंढो, मैं बता दूंगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वहां अवेलेबल है क्वेश्चंस भी सॉल्यूशंस भी। अगर आप वो सीपीएम पूरा कर डालें, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ, जैसे कैपिटल बजटिंग खत्म हो
और उसके बाद आप उसका सीपीएम लेके बढ़ जाओ, जो 50-60 क्वेश्चंस उसमें दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस कर डालो, तो आपके पास ओवर ए पीरियड एक भी एग्जाम दिए बिना 35 एग्जाम्स का एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस लेने के दो तरीके, अब आप चूज कर लो। ये अच्छा है सर, आप वो करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल, क्योंकि एग्जाम सोल्यूशन में भी कई बार गलतियां आती है। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम का पेपर आया उसमें ही एक क्वेश्चन गलत था रेशियो एनालिसिस का। वो पेपर देख के मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये सॉल्व कैसे होगा। इवन आई वाज वेटिंग फॉर सजेस्टेड आंसर्स कि यार देखिए इन्होंने क्या, और मुझे यकीन था कि सोल्यूशन देख के मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, और वो हुआ। सोल्यूशन देख के मालूम पड़ा कि वो क्वेश्चन में कुछ और लिखा है पर उन्होंने कुछ और समझ के उसको सॉल्व किया होगा। तो मैंने उसका नाम इसीलिए करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल रखा है कि जो एग्जाम में गलतियां छपी थी वो भी सब हटाई मैंने, और फिर एक सही सॉल्यूशन का एक कंपाइलेशन बना दिया है। काफी मेहनत लगी उसको बनाने में, बहुत समय जाता है कोई भी काम करने के लिए। आप उसको करेंगे तो वो मेहनत यूज हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा था कि आप मुझे अप्रिशिएट करें, मैं ये चाह रहा था कि आप इसको आगे चल के सॉल्व करें, उसका फायदा उठाएंगे तो फिर तो 40 गारंटेड है, मतलब कहीं नहीं गए। और 60 भी थोड़ा सा मेहनत करके अचीवेबल है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई बात कर रहा हूं मैं, आप ला सकते हो अच्छे मार्क्स। ठीक है बेटा, अब अगला आप लिखो, अगला एक चैप्टर लिख लो थ्योरी। अगले चैप्टर का नाम क्या लिखो? थ्योरी। थ्योरी में दो चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, एक का नाम मैंने रखा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। थ्योरी के अंदर दो पार्ट कर दिए मैंने, एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और दूसरे पार्ट में बाकी बची हुई सारी जमाने भर की थ्योरी। सर क्या हम इसी सीक्वेंस में भी पढ़ने वाले हैं? हाँ, हम इसी सीक्वेंस में भी पढ़ने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, लेकिन आज तो वो भी नहीं शुरू करेंगे। आज तो हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लो, एन तो लिखा है, इंट्रोडक्शन कहां चला गया? हाँ सर, आगे के ब्लॉक बता दो। तो आगे के ब्लॉक में क्या है? बस रेशो और डिविडेंड पॉलिसी एक ब्लॉक है और थ्योरी एक अलग है। ब्लॉक बनाने से मेरा मतलब ये था कि जैसे आप लेवरेजेस से पढ़ना चालू करो तो पीछे का लिंक नहीं आएगा। इन ये ब्लॉक के अंदर के जो चैप्टर्स हैं ये सब लिंक्ड है, लेकिन एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जैसे ही मूव करेंगे हम तो लिंक खत्म हो जाएगा कि वो वाला ब्लॉक नहीं भी समझ में आया तो भी ये आ सकता है, या वो नहीं, वो समझ में आ गया था तो हो सकता है ये ना आए, या दोनों आ जाए, ऐसे। चलिए, इंट्रोडक्शन सोर्स ऑफ फाइनेंस थ्योरी है और दूसरी थ्योरी अदर थ्योरीज है। तो एक नए, ये तो इंडेक्स का पेज हो गया आपका। अब एक नए पेज पर लिखिए, एक क्वेश्चन सा लिखिए, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्या लिख रहे हो आप? व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो इसका आंसर में हम पहले एक बहुत सिंपल सी बात लिखें, इट इज मैनेजमेंट ऑफ मनी ये जो शब्द है ना मैनेजमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। हमारी लाइफ में जितनी चीजें हैं ना उन सब का मैनेजमेंट करना चाहिए।
करना पड़ता भी है। तो जिस चीज का मैनेजमेंट नहीं करूं ढंग से वो चीजें बिगड़ जाती। टाइम मैनेजमेंट ढंग से कर लो। सबके पास 24 घंटे ही है दिन के, पर कुछ लोगों को टाइम पूरी जिंदगी से कम ही पड़ता आया है, और कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। जैसे बारिश हो रही है तो रेन मैनेजमेंट चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सफिशिएंट बारिश होती है, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पानी की कमी रहती है क्योंकि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते नहीं है, वाटर मैनेजमेंट ढंग से करते नहीं। दुनिया के ऐसे देश जहां हमसे कम बारिश होती है उनके पास पानी की कमी नहीं है, हमारे पास है। मैनेजमेंट नहीं है ना ढंग का। रिलेशंस, आई मीन बुआ जी, और क्या तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट, और क्या रिलेशन, मामा जी, फूफा जी, पापा मम्मी, दादा दादी, भाई बहन, दोस्त, इसका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसको ढंग से मैनेज नहीं करो तो ओवर ए पीरियड यहां भी दिक्कत आती। इन शॉर्ट, वॉट एवर यू हैव यू नीड टू मैनेज इट। तो एक चीज लाइफ में और है अपने, वो है मनी। इज इट देयर इन योर लाइफ? पैसे ऐसे कोई काम नहीं पड़ता आपको। हिमालय पे तपस्या कर रहे हो आप, यहां मुफ्त में एडमिशन मिला नाटा एकेडमी में, सीए इंस्टीट्यूट में भी कोई पैसे नहीं दिए आपने। यू कांट सर्वाइव विदाउट मनी। अभी आप पैसा खर्च कर रहे हो, और अच्छा चलो, मतलब एक लाइफ में जो एक एस्पेक्ट है ना वो क्या है, मनी है। और मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। उसी मनी के मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बाकी कोई मैनेजमेंट खराब हो जाए तो चलता है, बट मनी मैनेजमेंट खराब नहीं होना चाहिए। अभी बताता हूं आपको, आगे बढ़ाओ, आप उसी पैराग्राफ पे लिखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स financial management means procurement। procurement समझते हो क्या? कलेक्शन, इकट्ठा करना, लाना। procurement of funds and its effective utilization। procurement of funds and its effective utilization। ये छोटी सी बहुत ही पावरफुल डेफिनेशन है एफएम की। कोई बोले एफएम में करते क्या है, बोले एक तो पैसा लाते हैं और दूसरा उस पैसे को कहीं पे लगाते हैं। बोले व्हाट इज एफएम, बोले पैसा लाओ पैसा लगाओ। व्हाट इज एफएम? लाओ लगाओ, लाओ लगाओ। एफएम क्या है? लाओ लगाओ। पैसा लेके आओ और उस पैसे को कहीं पर लगाओ, और ये दोनों काम ड्यू डिलिजेंस के साथ करो, ढंग से करो। जितना ढंग से करोगे उतने अमीर बन जाओगे। लिखो, पैराग्राफ चेंज करो, अगला क्वेश्चन लिखो। What is the objective of financial management? What is the objective of financial management? यार सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव पता है आपको? पढ़ते हो इतना, दिन में 4 घंटा रोज, 3.5 घंटा रोज। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से, परफॉर्मेंस पता चलता है। तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ले दे के अंततः आपको बैलेंस शीट P&L बनाना है।
यही ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका भी कोई ऑब्जेक्टिव है क्या? टू कैलकुलेट कॉस्ट, टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। कैलकुलेट कॉस्ट वो कॉस्ट शीट में, प्रोसेस कॉस्टिंग में, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट में होता है कवर। टू कंट्रोल कॉस्ट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। You set the standards and then you compare it with actual and check the variance। देखते हो क्या गड़बड़ हुई या क्या अच्छा हो गया। और तीसरा होता है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। सारे सब्जेक्ट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं यार, ऑब्जेक्टिव के बिना तो हम कोई काम करते ही नहीं है लाइफ में। तो अभी एफएम का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो क्वेश्चन तो आपने लिख लिया, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके आंसर में आप लिखें, फॉलोइंग आर टू पॉपुलर थ्योरीज। Following are two popular theories for objective of FM. नंबर 1 आप लिखिए, profit maximization theory। And number 2 is wealth maximization theory। Profit maximization theory and wealth maximization theory। बेटा एक मिनट, इसको थोड़ा कैमरे के फोकस को ठीक करना है यार, आप आ जाओ, मैं बता देता हूँ। ब्लर हो गया ये ऊपर एक ऐसे स्लाइडर टाइप का स्विच है ऊपर, हाँ हाँ, इस जगह पे थोड़ा इसको लेफ्ट राइट, थोड़ा एक बार इधर इधर स्लाइड करो, नहीं और थोड़ा वापस नहीं, ज़्यादा हो गया अभी, थोड़ा आपकी साइड करो उसको, नहीं दूसरी साइड करो, बस बस बस, ज़्यादा हो, ठीक है थैंक यू थैंक यू। कुछ डिफेक्ट है यार इस कैमरे में, बार बार गड़बड़ हो जाती है इसमें। हाँ जी, क्या लिखा आपने? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। अब टाइटल लिखो आप, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी टाइटल लिखो और इसके अंदर आप लिखो, एज पर दिस थ्योरी a finance manager should take every decision in such manner
which results in maximum profit, which results in maximum profit. वाह, तो बेटा जो अकाउंट्स है ना, आपका एक सब्जेक्ट अकाउंट्स है, वो पास्ट में देखता है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रेजेंट में देखता है, और एफएम फ्यूचर में देखता है। अकाउंट्स को लोग पोस्टमार्टम एनालिसिस भी कहते हैं। पोस्टमार्टम समझते हो? जब सब कुछ हो जाए तो ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर ये हुआ कैसे, कैसे मरा होगा। अरे भाई, जब ये मर रहा था तो रोकने की कोशिश नहीं करी तुमने? वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। या पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकते थे कि इसको मारा जा सकता है और इसको बचाया नहीं जा सकता था क्या? वो एफएम है। तो अकाउंट्स तो पोस्टमार्टम एनालिसिस है। चलो मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताता हूं, आपको एक जर्नल एंट्री करके बताना है मुझे ओरली, ठीक है? मेरी कंपनी ने प्लान करा कि हम 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 को एक डिलीवरी वैन खरीदेंगे 20 लाख रुपए की। जर्नल एंट्री करो। 20 लाख की है डिलीवरी वैन। क्या बोल रहे हो? वैन अकाउंट डेबिट टू कैश, डिलीवरी वैन टू कैश आई, एंट्री आई इधर। तालियों से स्वागत हो रहा है इस बच्चे का जिसने डिलीवरी वैन टू कैश बोला। अरे एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं। जब तक ट्रांजैक्शन होगा नहीं तब तक हम इसकी एंट्री करेंगे नहीं, ठीक है ना? ये अकाउंट्स है, पोस्टमार्टम एनालिसिस। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रेजेंट में देखता है कि अभी कॉस्ट कितनी इस महीने, या एट द मोस्ट थोड़ा फ्यूचर देखता है वो। उसमें बजटिंग नाम का एक चैप्टर है जो आगे 1 साल तक, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने देखता है। लेकिन आगे 20-25 साल या उसके बियॉन्ड देखना, और उसकी बेसिस पे आज डिसीजन लेना। जो एफएम है वो प्योर डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है। यू लुक इनटू द फ्यूचर एंड ऑन दैट बेसिस यू टेक अ डिसीजन टुडे कि मुझे क्या चूज करना चाहिए। अगर मैं इस रास्ते गया तो 2 करोड़ कमाऊंगा, इस रास्ते गया तो 4 करोड़ कमाऊंगा, और रिस्क दोनों में सेम है, तो डेफिनेटली मैं ज्यादा पैसा कमाना पसंद करूंगा और अकॉर्डिंगली मैं डिसीजन लूंगा। इसीलिए आपने लिखा है द फाइनेंस मैनेजर शुड टेक एवरी डिसीजन। अंडरलाइन करो डिसीजन को। डिसीजन कैसे लेना चाहिए जिससे कि हमारा प्रॉफिट क्या हो, बढ़े। कोई भी डिसीजन है दिमाग में अगर आपके ये आ जाए तो आपको डिसीजन ऐसे लेना है जिससे कि प्रॉफिट बढ़े, जिससे गरीबों का भला हो जाए, समाज में शांति हो, मन को खुशी मिले, हरियाली बढ़े, प्रदूषण कम हो जाए। नहीं, हाँ ना, क्या फालतू बातें। डिसीजन ऐसा लो जिससे कि प्रॉफिट बढ़ जाए, बस। एकमात्र अपने दिमाग में, पर ये सर तो हाँ तो ऐसा ही है भाई, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही है वो। अब लेकिन ये जो प्रॉफिट थ्योरी है ना बेटा, इसको फिर बाद में लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करा कि यार ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो अच्छी अप्रोच नहीं है एज एन ऑब्जेक्टिव। तो पैराग्राफ चेंज करके या वहीं उसी पैराग्राफ में लिखो, बट दिस थ्योरी is criticized, but this theory is criticized on following grounds. This theory is criticized on following basis. Grounds अगर नहीं सुनाई दे रहा हो, GROUNDS, तो बेसिस भी लिख सकते हो। I mean, इस थ्योरी को लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। अब यार वैसे भी लाइफ में जो मजा किसी को क्रिटिसाइज करने में आता है ना, काम करने में बिल्कुल मजा नहीं है जीवन। कोई और काम करे तो उसको क्रिटिसाइज करने में तो बहुत मजा आता। और 2 लोग मिल जाओ और मिलके तीसरे की बुराई करो, आ हा हा, अलग ही मजा।
जब कभी भी दोस्त लोग इकट्ठे हो रहे हो, प्रोफेशनल कलीग्स इकट्ठे हो रहे हो ना, वो मीटिंग मिस नहीं करनी चाहिए कभी भी, बिकॉज वन हु मिस द मीटिंग बिकम्स द टारगेट। जो सामने है उसकी तो कैसे बुराई करें, तो जो नहीं है उसकी करते हैं। तो यार चलो हम देखें, हम भी जरा इस निंदा रस का आनंद उठाएं और इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करें। लिखो पहला पॉइंट क्रिटिसिज्म का, फर्स्ट पॉइंट, द वर्ड प्रॉफिट the word profit is not defined। बोल रहे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर दो, बोले प्रॉफिट क्या, बोले वो नहीं पता। सर आप भी फालतू बात करो, प्रॉफिट क्या, क्या प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। नहीं नहीं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कि नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अकाउंटेंट का प्रॉफिट कि इकोनॉमिस्ट का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट कि पी एंड एल प्रॉफिट। कुछ भी तो नहीं बताया इसमें, कौन से प्रॉफिट की बात चल रही है। यार सर फिर फालतू बात कर रहे हो आप, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, सब बढ़ाओ ना, कोई सा भी प्रॉफिट हो हम सब बढ़ाएंगे। नहीं, पर इनमें से कुछ प्रॉफिट्स के कंफ्लिक्टिंग नेचर होते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। अभी जितने स्टार्टअप्स हैं वो सब ह्यूज लॉस मेकिंग है, डू यू नो दैट। बड़े बड़े स्टार्टअप्स जिनके आईपीओ आ गए, जैसे जोमेटो, करोड़ों, जितने मतलब करोड़ों रुपए का लॉस बना रहे हैं, और मोर द लॉस मोर द वैल्यू, ऐसा चल रहा है। अजीब खेल है। सर ये लॉस कर क्यों रहे हैं? 50% ऑफ, फ्री डिलीवरी, कूपन कोड, फेस्टिवल ऑफर, महंगे में खरीद के सस्ते में बेच रहे हैं, पैसे में खरीद के फ्री में दे रहे हैं ये लोग। सर ये पागल होंगे जरूर ना, ये आपको आदत डाल रहे हैं। उसके बाद जब उनका कस्टमर बेस सेट हो जाएगा तो पैसे लेना चालू कर देंगे और बाद में पैसे बढ़ा भी देंगे। रिलायंस जियो ने क्या किया था याद है? मिनिमम 1 साल बता रहा हूं, ज्यादा ही पीरियड था, 1 साल तक तो लगभग पूरे हिंदुस्तान ने मुफ्त में यूज किया। फिर नॉमिनल अमाउंट में, क्या रहे तो छोटा मोटा अमाउंट, और जब वोडाफोन आइडिया को इंसॉल्वेंट कर दिया, जब बीएसएनएल की बैंड बजा दी, जब एक ही कॉम्पिटिटर बचा वो भी खस्ता फाइनेंशियल पोजीशन में, तब पैसे बढ़ा दिए। दूर का फायदा कमाना हो तो नजदीक में नुकसान उठाना पड़ता है। ये थ्योरी नहीं बता रही है कि कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का हम प्लान कर रहे हैं। क्या हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, क्या हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, इस थ्योरी ने हमको नहीं बताया। हेलो, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो, मतलब ये अच्छी थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट डज नॉट कंसिडर रिस्क। बेटा रिस्क इग्नोर कर दोगे तो डिसीजन गलत भी हो सकते हैं आपके। आपका तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अरे मैंने आपको एक ऑफर दिया कि जिस टेबल पे आप अपनी नोटबुक रख के बैठे हो ना, इस टेबल पे चढ़ जाओ, खड़े हो जाओ और यहां से कूद जाओ नीचे फ्लोर पे, और मैं आपको 500 रुपए दूंगा। उदाहरण है, चढ़ मत जाना। एक क्लास में मैं जब तक बोलता है एक बच्चा चढ़ के कूद गया सर पैसे तो आप ये टेबल पे चढ़ो और कूद जाओ फ्लोर पे, 500 रुपए दूंगा। एक ऑफर वर्सेस दूसरा ऑफर कि आप छत पे जाओ, 5th फ्लोर, वहां से बाहर नीचे कूद जाओ, अब की बार 600, हटाओ अलग, भयंकर, 100 रुपए ज्यादा लगाओ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी बोलेगी 600, और रिस्क कंसिडर करोगे तो 500। अरे रिस्क को कंसिडर नहीं करा तो डिसीजन क्या हो जाएंगे? गलत।
एक बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, आप घुस गए उसके अंदर, पर उसमें रिस्क 4 गुना ज्यादा है। और फिर आप डायलॉग मार रहे हो रिस्क है तो इश्क है। अरे क्या रिस्क है तो इश्क है? रिस्क है तो जेल में मौत होती है और इंसेस्टर्स को देश छोड़ के भागना पड़ता है और मुंह छिपा के घूमना पड़ता है। तो यार मतलब ऐसा है कि रिस्क को कंसिडर नहीं कराना तो सब गड़बड़ हो जाएगी, प्रॉब्लम है। अरे आपको कोई बोले यार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो क्या ही कमाते हैं, इससे तो कलेक्टर बन जाओ, ऊपर की कमाई जोर की, पावर अलग है। आपने बोला हाँ यार, 6 गुना कमाई है और 50 गुना पावर है, कलेक्टर ही बनेंगे। व्हाट अबाउट द रिस्क? यहां तो आप एक दो अटेम्प्ट में फिर भी पास हो जाओगे, वहां का तो कोई भरोसा ही नहीं है। वहां तो 2-2 साल 3-3 साल कई बार एग्जाम ही नहीं कर पाती गवर्नमेंट। रिस्क कंसिडर नहीं करी तो डिसीजन क्या हो जाएगा? गलत। चलो मैं आपको दो चॉइस देता हूं। एक पेंशनर आपके पास, रिटायर्ड पेंशनर आपके पास आया, उसने बोला मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइस दो। अब आपके पास दो चॉइसेस है उसको एडवाइस करने के लिए। भाई बैंक में एफडी कर दो 5.5% पर एनम के ऊपर, या फिर एक कंपनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, जिसका प्लांट पड़े पड़े डिप्रिशिएट हो रहा है, जिसका 10 रुपए वाला शेयर मार्केट में 1 रुपए पे अवेलेबल है, और जिसका भाव फ्लक्चुएट हो रहा है। मरी हुई कंपनी है, 10 वाला शेयर कितने में मिल रहा है? 1 में। और ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है तो ये कभी 1 रुपए से 2 रुपए 3 रुपए हो जाता है, फिर 1 रुपए आ जाता है। तो आप इसमें पैसा लगाओ, 1 महीने में 1 के 2, 10 लाख रुपए लगाओ तो 1 महीने में कितने? 20 लाख। तो आपने एडवाइस करा कि अरे क्या अंकल, साल भर में 5.5% कमाओगे, यहाँ 1 महीने में 100% रिटर्न है। बोलो क्या करोगे आप? एफडी करोगे? हाँ, क्योंकि यहाँ 1 महीने में ऊपर जाने की जगह नीचे आ गया और कंपनी का वाइंडिंग अप भी शुरू हो गया तो 10 लाख क्या हो जाएंगे? जीरो। नेगेटिव 100% रिटर्न हो जाएगा। ऑन द टॉप ऑफ इट ये पार्टली पेड शेयर था, इसके ऊपर 40 लाख रुपए की कॉल अभी बाकी है, वो भी दे दो। रिस्क कंसिडर नहीं करोगे तो डिसीजन हो जाएंगे गलत। थर्ड पॉइंट, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी रिस्क को कंसिडर नहीं करती है। थर्ड पॉइंट लिखिए, इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। It does not consider time value of money. आपको मैं 5,000 रुपए आज दूं वर्सेस 5,500 रुपए 5 साल के बाद दूं, तो 5,500 ज्यादा है, वो ऑफर बेटर है। 5,000 आज लोगे, अब देखो ना आपका अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं करता है। उसमें 20 साल पहले एक फिक्स एसेट खरीदी थी, लैंड अकाउंट टू बैंक अकाउंट करा था, फिर लैंड खरीदी तो फिर उस लैंड अकाउंट टू बैंक अकाउंट कर दिया। उसी लैंड अकाउंट में 10 लाख की जमीन भी पड़ी है और उसी लैंड अकाउंट में 2 करोड़ की जमीन भी पड़ी है और दोनों का साइज बराबर है, लोकेशन सेम, और वो 20 साल पहले ली थी, ये आज ली है। तो सब कुछ मिसलीडिंग हो जाता है अकाउंट्स में, क्योंकि सब हिस्टोरिकल बेसिस पे चल रहा है, तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कहीं पर भी कंसिडर नहीं किया। ये प्रॉब्लम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी के साथ। पॉइंट नंबर 4, it is not suitable to the not for profit organization. It is not suitable to the not for profit organization. अरे यार एफएम की जरूरत हर उस जगह पे पड़ेगी जहां पैसा है।
जहां पैसा आता है और जाता है वहां एफएम की जरूरत है। अब जैसे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सेवरल हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस हर साल आते और जाते हैं। मैं मेंबरशिप फीस देता हूँ, मैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फीस देता हूँ, मैं अदर फीस देता हूँ। आप भी एडमिशन फीस देते हो, ट्यूशन फीस देते हो, एग्जाम फीस देते हो। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आते और जाते हैं। तो एफएम के कंसेप्ट तो उनको भी यूज करने पड़ेंगे। अब आपने एफएम का ऑब्जेक्टिव रखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो आईसीआई का मोटो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर रिजल्ट ऐसा लाओ जिससे प्रॉफिट बढ़े। बस बच्चा फेल तो एग्जाम फीस दोबारा हाथ में, 5-6 बार फेल हो गया, शायद रजिस्ट्रेशन ही दोबारा करा ले, वो नया कोर्स आ जाए इस बीच। तो ऐसा करके प्रॉफिट बढ़ाओ। वाओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आईसीआई का ना। ना, आईसीआई का मोटो तो वो लिखा है ना उधर, ये शु सुप्तेषु जागृति। देखा कभी आपने ऐसा? हाँ। तो यार ऐसे बहुत सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास ह्यूज मनी है, पैसा आता है और जाता है, और उनको एफएम यूज करना पड़ेगा क्योंकि उनको मनी का मैनेजमेंट करना है। और अब आप उनके ऊपर ऑब्जेक्टिव चिपका दो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उनके लिए सब कुछ हो जाएगा गड़बड़। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, पॉइंट नंबर 5। इट डज नॉट कंसिडर what should I say? It does not consider social responsibilities of a business. It doesn't consider social responsibilities of a business. अगर आप फॉर प्रॉफिट कंपनी हैं तब भी यार सोसाइटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना। जैसे आप बेबी पाउडर बनाते हैं और उसके लिए टेल्कम पाउडर बनाते हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो माइंस होती हैं, टेल्कम माइंस होती है, जिसके अंदर से उसका रॉ मटेरियल निकलता है, वो प्रोसेस होता है, उसमें फ्रेग्रेंस मिलाई जाती है, पैक किया जाता है और बेचा जाता है। और जब भी कोई माइंस आप लेते हैं तो उसका सैंपल सर्वे होता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, और लेबोरेटरी टेस्टिंग ने बोला कि माइन से कोई भी चीज़ प्योर थोड़ी निकलती। जैसे गोल्ड माइन की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा प्योर गोल्ड थोड़ी निकलेगा कि अंदर से चट्टान निकली बड़ी वाली। वो तो डस्ट मिलती है वहां से, तो उस डस्ट में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है गोल्ड को। पिक्चर तो देख ली पर उसमें ढंग से प्रोसेस बताई नहीं। KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, राइट, तो उसमें बताई नहीं प्रोसेस यार। वो तो डस्ट मिलती ना, उसको प्रोसेस करना पड़ता। तो ऐसे ही आपको टेल्कम माइंस में से टेल्कम निकाल के उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। लेबोरेटरी रिपोर्ट ने बताया इसमें कुछ एक्स्ट्रा हार्मफुल केमिकल्स हैं विच कैन कॉज स्किन कैंसर। जितनी लिमिटेड मात्रा अलाउड है उससे कुछ ज्यादा है इस माइन में। हाँ, आपने बोला यार हम मिलियंस ऑफ डॉलर इस माइन को खरीदने के लिए दे चुके हैं, अब अगर इस माइन को हम कैंसिल कर दें, अबेंडन कर दें, तो हमारा तो करोड़ों का, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का लॉस हो जाएगा। तो लेट इट बी यार, थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, क्या ही हो जाएगा। आपने अपना काम चालू रखा क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी ये बोलती है कि डिसीजन ऐसे लो कि जिससे आपका प्रॉफिट बढ़े। मत अबेंडन करो, 5,000 करोड़ की इस माइन को बंद मत करो, काम चलने दो। काम चलने दिया, पाउडर बनाया, बेचा, ओवर ए पीरियड लोगों को स्किन कैंसर हो गया, कुछ लोगों ने टेस्ट करवा लिया, पता पड़ा योर प्रोडक्ट इज द रीजन। तो आप बोले यार हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सही है ना? ना, बिल्कुल भी नहीं। आखिर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सोसाइटी के लिए भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अरे आप ऑटो रिक्शा ही चला रहे हैं और पेट्रोल डालने की जगह घास लेट डाल लिया आपने, बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि वो
पर उसके बाद जो धुआं निकलता है हार्मफुल, लोग कैंसर से, लंग कैंसर से मर जाएंगे, लंग डिसीजेस से मर जाएंगे। आप बोलो मरने तो मेरे क्या है, मेरे तो 50 रुपए पर डे एक्स्ट्रा कमाने मिलेगा, कमाओ। ऐसे ही होना चाहिए ना। दूसरों की बात आएगी तो हम बोलेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमारी खुद की आएगी तब हम बोलेंगे इतना तो चलता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी इस ऑब्जेक्टिव को कंसिडर नहीं करती है कि बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, राइट। सर फर्स्ट पॉइंट फिर से बता दीजिए। बेटा फर्स्ट पॉइंट में लिखा था कि प्रॉफिट को ही डिफाइन नहीं करा है कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है कि शॉर्ट टर्म है, तो फिर प्रॉफिट कौन सा मैक्सिमाइज करें उस पर क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं इट इज नॉट अ गुड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर सारी बुराइयां कर ली, अब आप ये बताओ कि अगर ये अच्छी थ्योरी नहीं है तो फिर हम क्या करें। थ्योरी नंबर 2 क्या है वो, तो लिखो अगला टाइटल। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। As per this theory, objective of नहीं, as per this theory, a finance manager should take every decision in such a manner which results in maximization of wealth, which results in maximization of wealth. Full stop. लिखिए आगे। Here wealth means total market value. Here wealth means total market value. फिर एक फॉर्मूला सा बना के आप लिखो। देखो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, मैं इसको ढंग से लिखता हूं यहां पे एक बार। Value is equal to, yes Aditya, value is equal to performance divided by expectations. वैल्यू से हमारा मतलब है मार्केट वैल्यू से, और मार्केट वैल्यू बेसिकली किसी भी चीज की दो बातों पे डिपेंड करती है, एक परफॉर्मेंस और दूसरा एक्सपेक्टेशन। यार एक्चुअली देखा जाए तो जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है ये एफएम का छोड़ो, ये आप सबका ऑब्जेक्टिव है।
नहीं मतलब आई एम नॉट श्योर, चलो अपन कोई दूसरी बात करें पहले। आप ये रोज सुबह सुबह उठ के यहाँ आ जाते हो, कब उठते हो सुबह? 6:30, 7, 5, 3 बजे से उठ जाते हो। हाँ, सोते ही नहीं घर पे तो, क्योंकि हम यहाँ सो लेते हैं। मतलब आप लोगों को बड़ा मजा आता होगा ना कि यस कम ऑन उठो क्लास चलेंगे, ऐसा ना? तो जब आपको काफी मेहनत करनी पड़ रही, क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, कोई फायदा इससे? वाई आर यू स्टडिंग सो हार्ड, सुबह से लेके रात तक पढ़ाई 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 पढ़ाई, जीवन खराब हो गया पढ़ पढ़ के, क्यों कर रहे हो? एनी ऑब्जेक्टिव? You will become a chartered accountant. Is that the objective? अच्छा, क्यों बनना है सीए? नहीं मतलब ये मत सोचो कि मैं आपसे क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं तो आपसे नेचुरली पूछ रहा हूं कि सीए बनना क्यों है आपको, मतलब कोई कारण? नेम, फेम, मनी? अच्छा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पैसा, और कुछ? मतलब मैं पूछ रहा हूं, कुछ लोग बोले कुछ नहीं बोले, पीछे वाले रिस्पेक्ट। क्या गिरा है भाई? अच्छी लड़की मिल जाएगी, हाँ। देखो, अदरवाइज नहीं मिलेगी ये तो पक्का है। हाँ, तो यार, हाँ इस कई सारे कारण हैं। अरे कुछ लोग वो बड़े ना मोटिवेशनल और आइडियल से आंसर देते हैं कि सर आई वांट टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सो दैट आई कैन ऐड दोज 2 मैजिकल अल्फाबेट्स बिफोर माय नेम, सी ए। मेरे को नाम के आगे सी ए लगाने को मिलेगा, सर मुझे इज्जत मिलेगी। अच्छा, ओके, और थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाएगा। मैं अगर आपको कोई आज एक ऑफर दे कि तुम इमीडिएट इफेक्ट से सीए छोड़ दो, बल्कि एक बॉन्ड भर के दो कि सीए पूरी जिंदगी में कभी नहीं एग्जाम दोगे तुम, और 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, कितने लोग छोड़ देंगे? 20% लोगों ने हाथ उठाए हैं। उधर तो 10% ने भी। ये जो 10% लोगों ने हाथ उठाए ना, ये निहायत ही समझदार लोग हैं। जिस दिन तुम एफएम पढ़ लोगे उस दिन तुमको समझ में आ जाएगा कि भविष्य में तुम जितना पैसा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कमाने वाले हो, उसके हिसाब से तुम्हारी वैल्यू 5 करोड़ भी नहीं है आज। वो मैं समझाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करना। बट 10 करोड़ रुपए, अरे मतलब 10 करोड़ का सीए छोड़ने बोल रहा, कुछ और कर लेना, एलएलबी कर लेना। अरे उस पैसों से एक स्टार्टअप आइडिया से बिजनेस चालू कर देना। मैं तो मतलब मुझे कोई बोले तुम ये इन सीए इंटर पढ़ाना छोड़ दो 10 करोड़, मैं अभी छोड़ दूं? तुम पढ़ना, तुम बोले बेच दो डिग्री 10 करोड़ में, अब भी हाथों हाथ तुरंत सरेंडर कर दो सीए मेंबरशिप। अरे यार समझो, अल्टीमेटली तो हमको करना क्या है? पैसा कमाना। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, आखिर डिग्री भी कोई चीज है। हाँ हाँ, ठीक बात है। धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तुमको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली पूरी दुनिया जो है ना, अल्टीमेटली एक ही चीज के पीछे भाग रही है, और वो है पैसा। हमारी लाइफ का प्राइमरी गोल, अल्टीमेट गोल, प्राइमरी गलत बोल गया मैं, अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही। दौड़ धूप में लगी है दुनिया बुरी तरह से, इसलिए नहीं कि समाज का भला हो जाए, राष्ट्र का भला हो जाए, ब्रह्मांड का भला हो जाए, मन को शांति मिले। अल्टीमेटली क्या चाहिए? वेल्थ, दौलत, पैसा। नहीं नहीं सर, मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज शुड बी दैट ओनली। यार मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है पता है ना आपको? मोक्ष प्राप्त करना। पर सर दैट्स टू डिफिकल्ट टू अचीव।
कांट वी टेस्ट सेट अ लोअर टारगेट जो कि अचीवेबल हो? हाँ, और वो क्या है? पैसा। तो अल्टीमेटली एफएम का ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइज करना नहीं है, आप सबका ऑब्जेक्टिव भी वेल्थ मैक्सिमाइज करना है। आपका और एफएम का गोल अलाइंड है, और इसलिए मैं बोलता हूं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ये लाइफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़ लोगे इस सब्जेक्ट को, तो लाइफ में बड़ी सक्सेस आएगी। लाइफ को बड़े ध्यान से देखोगे तो वहां हर जगह आपको एफएम ही नजर आने वाला है। कैसे अपनी वेल्थ या वैल्यू बढ़ाई जाए, उसका फॉर्मूला किसी बुक में नहीं दिया था, ये फॉर्मूला मैंने खुद बनाया। वैल्यू इज इक्वल टू परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। जैसे एक कंपनी का शेयर है, अगर वो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देने लग जाए, उसका परफॉर्मेंस सुधर जाए। कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस कब माना जाएगा? जब वो डिविडेंड दे। हेलो, अगर एक कंपनी के शेयर से ये उम्मीद है कि वो फ्यूचर में ह्यूज डिविडेंड देगी, तो बताओ आज शेयर का भाव बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। आज उस शेयर का भाव क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर कंपनी के बारे में ये उम्मीद हो कि वो डिविडेंड कम देगी क्योंकि वो प्रॉफिट ही कम कमाने वाली है, तो भाव क्या होगा? कम हो जाएगा। एक डिबेंचर ज्यादा इंटरेस्ट देने वाला है तो उसका भाव बढ़ेगा, कम इंटरेस्ट देने वाला है तो उसका भाव कम हो जाएगा। एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन ज्यादा रन बनाने वाला है फ्यूचर में, तो उसका आज का भाव बढ़ेगा, और कम बनाने वाला है तो भाव कम हो जाएगा। एक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाएगा तो उसका भाव बढ़ेगा, बुरे मार्क्स लाएगा तो भाव कम हो जाएगा। आपकी वैल्यू सीधे सीधे किससे जुड़ी है? आपके परफॉर्मेंस से। आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, दुनिया में आपकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। आप सोचो, बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल इंडिया रैंक 1, अगर आप ये परफॉर्मेंस दे दो, तो आपको लगता है कि हमारी नजरों में, पेरेंट्स की नजरों में, रिश्तेदारों की नजरों में आपकी इज्जत, वैल्यू बढ़ेगी? यस और नो? बेटर द परफॉर्मेंस, हायर द वैल्यू। जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, वैल्यू उतनी ज्यादा। कोई भी हो इस दुनिया में। लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपेक्टेशन को भी ध्यान रखो। एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ गई तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। सर मैं बहुत पढ़ाई कर रहा था, लास्ट मोमेंट पे सी इंस्टीट्यूट ने रूल चेंज कर दिया, उन्होंने बोला आप 50% पे नहीं 70% पे पास माना जाए, बाकी सब सेम। हायर द एक्सपेक्टेशंस, लोअर द वैल्यू। दो तरीके हैं, या तो परफॉर्मेंस बढ़ा लो या एक्सपेक्टेशन कम करवा लो। अरे आपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दी, या तो आप अच्छा पढ़ लो और अच्छी परफॉर्मेंस दे दो, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। या आप साबित करो कि मैं कोटे को बिलोंग करता हूं, मैं एसटी हूं, मैं एससी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं हैंडीकैप्ड हूं, मैं स्वतंत्र संग्राम सेनानी हूं, मैं इकोनॉमिकली पुअर क्लास में हूं, मैं रिजर्वेशन से हूं, मैं कोटे से हूं। अच्छा बोले तो ऐसा है, तेरे को 90% नहीं चाहिए, तू 10% में भी क्या माना जाएगा? पास। तो एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी? कम। और जैसे एक्सपेक्टेशन कम होगी तो वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। वेरी सिंपल। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी तो दो तरीके, या तो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा लो या लोगों की एक्सपेक्टेशन कम कर लो। अक्सर ही लोगों की एक्सपेक्टेशन आपके हाथ में नहीं होती है लाइफ में, तो इसलिए आप एक ही चीज पे काम करो, परफॉर्मेंस। बट एफएम में फॉर्चुनेटली न केवल अपनी परफॉर्मेंस अपने हाथ में होती है, बल्कि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी अपने ही हाथ में होती है। इस परफॉर्मेंस पर से एक एरो निकाल के डालो और बोलो, लिखो, मतलब परफॉर्मेंस में से एरो निकाल के लिखो फोरकास्टेड। परफॉर्मेंस में से एरो निकाल के क्या बोला आपने? फोरकास्टेड। पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है ये प्रेजेंट परफॉर्मेंस भी नहीं है। ये जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं मार्केट में आते हैं प्रोडक्ट के, उसमें आजकल दो नाम में अगर तीन चार नाम बोलूं, विराट कोहली ज्यादा दिखते हैं कि सचिन तेंदुलकर कि मोहम्मद अजहरुद्दीन कि कपिल देव? सबसे ज्यादा एंडोर्समेंट करते हुए कौन नजर आता है? अरे तो कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिताया था यार। व्हाट ए ब्यूटीफुल पास्ट परफॉर्मेंस कपिल देव का, तो एक्सीलेंट था यार पास्ट। कोहली का प्रेजेंट है और फ्यूचर भी है। कंसिडरिंग दैट उनकी वैल्यू क्या है? ज्यादा। समझ में आ रही है आपको बात?
किसी भी बंदे की वैल्यू, किसी भी कंपनी की वैल्यू, किसी भी बिल्डिंग की वैल्यू, दुनिया में किसी भी चीज की वैल्यू उसके पास परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड करती है? फ्यूचर परफॉर्मेंस पर। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, उस दिन भी आपको देख के कोई कह नहीं सकता है कि यार तू शक्ल से तो लगता नहीं मरा लूटा पिटा इंसान, लेकिन रिजल्ट आ गया और आप सीए बन गए, वैसे ही आपकी मार्केट वैल्यू अप। सर कौन सा मार्केट? अरे मतलब सारी मार्केट में आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। सर मैं 10th में 3 बार फेल हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो तुम पास हो गए ना, तो पास से मतलब नहीं, अब मतलब किससे? फ्यूचर। और एक्सपेक्टेशन से एक एरो निकाल के लिखो, रिस्क। एक्सपेक्टेशन रिस्क पे डिपेंड करती है। हायर द रिस्क, हायर द एक्सपेक्टेशन। एफडी में लोग 6% ब्याज में भी खुश हैं, और छोटे मोटी कंपनी के शेयर में 25% रिटर्न भी मिल जाए साल का, तो भी उनको लगता है कि और मिल जाता तो अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है, तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है। जितनी ज्यादा रिस्क उतनी रिटर्न की एक्सपेक्ट। आपको कोई बोले 4 लाख का पैकेज मिलेगा सीए बन के, तो आप मना कर दोगे कि यार इतने रिस्क ले रहे हैं हम, तो 10 लाख का पैकेज डिजर्व करते हैं। बीकॉम वाले को बोल दे 4 लाख का पैकेज, तो बोले वाह मजा आ गया मेरे को। रिस्क कम ले रहा है, मेहनत कम कर रहा है, एक्सपेक्टेशन भी कम है। समझे इस बात को? इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे आगे, आज इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, मैंगो बॉन्ड। कई तरह के बॉन्ड्स हैं इस दुनिया में, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रीड था वो। मैंगो बॉन्ड नाम की एक चीज है, पढ़ के देखना जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, अच्छा लगेगा। पढ़ा है? आज हमने बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है, कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।